नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टॉपिक आज है जैविक विकास यानी ऑर्गेनिक डेवलपमेंट। ऑर्गेनिक डेवलपमेंट के बारे में हम समझेंगे, ये होता क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यूज़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए जो क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं उन्हें हम बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो जैविक विकास एक्चुअली होता क्या है उसके बारे में समझेंगे। तो जैविक विकास का अर्थ है जीव विज्ञान में उन प्रक्रियाओं से है जिनके द्वारा जीव यानी ऑर्गेनिज्म का प्राकृतिक और क्रमिक विकास होता है। ठीक है, नेचुरल और सिक्वेंसल ग्रोथ होती है, जिससे उसको कहते हैं जैविक विकास। यह विकास कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों और पूरे जीव में समय के साथ होता है। ठीक है, जैविक विकास में शारीरिक संरचना, कार्य और आनुवंशिक विशेषताओं का समायोजन और परिपक्वता शामिल है। ये क्या हो गया, इसकी डेफिनेशन है। इसमें क्या होता है कि जिसमें टिश्यूज़ हो गए, है ना, कोशिका हो गई, ऑर्गेनिज्म हो गया, है ना, ऑर्गन्स हो गए, इन सब का पूरी तरीके से संरचनात्मक, शारीरिक, कार्य और आनुवंशिक विशेषताओं का समायोजन जो होता है, उनकी परिपक्वता इसमें आ जाती है, उसको कहते हैं जैविक विकास या ऑर्गेनिक डेवलपमेंट। ठीक है, जैविक विकास का अर्थ होता है प्रकृति और समाज के बीच संतुलित और सामंजस्यपूर्ण विकास। ठीक है, क्या होता है, प्रकृति और समाज के बीच सामंजस्य बिठाना। जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उसके बीच में सामंजस्य बिठाता है जो समाज, उसको कहते हैं जैविक विकास। जो पर्यावरण के नियमों और समाज की आवश्यकताओं के साथ मेल खाता हो। इसका उद्देश्य जो होता है वो होता है प्राकृतिक संसाधनों का सतत और विवेकपूर्ण उपयोग करना और सभी के लिए एक बेहतर जीवन सुनिश्चित करना होता है। वो कहलाता है क्या, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट यानी जैविक विकास। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, आपको समझ भी आया होगा कि हमने क्या बताया, जैविक डेवलपमेंट के बारे में हमने उसको परिभाषित कैसे किया है, उसको हमने समझाया आपको कैसे है। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैविक विकास के मुख्य तत्व। मुख्य तत्व क्या होते हैं जैविक विकास के, उसके बारे में समझेंगे। नंबर 1 है प्राकृतिक संतुलन। प्राकृतिक संतुलन होता क्या है कि यह विकास प्रकृति के संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करता है कि उनका संरक्षण हो और वो भविष्य के लिए उपलब्ध रहें। जैसे क्या होता है कि जो हमें नेचुरल जो मिले हुए हैं संसाधन, नेचुरल संसाधन जैसे जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हो गया क्या नाम, फ्यूल्स हो गए, ईंधन ईंधन जिसको कहते हैं। तो ये क्या है, इस तरीके से इनका उपयोग किया जाए जो भविष्य के लिए भी मतलब कुछ बचे रहें और हम लोग भी इसका इस्तेमाल करें। इसको कहते हैं प्राकृतिक संतुलन। ठीक है, नंबर 2 है सामाजिक उत्थान। सामाजिक उत्थान में क्या होता है, इसमें समाज के हर वर्ग का विकास निश्चित निश्चित किया जाता है, जिसमें समानता और समावेशिता पर जोर दिया जाता है। मतलब सामाजिक उत्थान का मतलब है कि समाज का हर वर्ग वर्ग जो है वो डेवलप हो। ठीक है, एक थर्ड पॉइंट है कि पर्यावरण संरक्षण। ऐसे पर्यावरण संरक्षण में क्या होता है कि ऐसे प्रयास किए जाते हैं जो विकास के साथ पर्यावरण को हानि ना पहुंचाएं। मतलब जिससे डेवलपमेंट भी हो और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें कोई जैसे पॉल्यूशन होता है वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। पॉल्यूशन बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, है ना, वाटर पॉल्यूशन। ये तरीके ये भी ना हो और पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे। ठीक है, नंबर 4 है पुनः उपयोग और पुनर्निर्माण यानी रिसाइकलिंग के बारे में बात कर रहा है कि संसाधनों का बेहतर उपयोग और अपशिष्ट पदार्थों का पुनः उपयोग जैविक विकास का हिस्सा होता है। कि जैसे कोई कोई भी वस्तु जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको हम रिसाइकिल करके उसको दोबारा किसी अन्य उपयोग में लाएं,
इसको कहते हैं पुनः उपयोग और पुनर्निर्माण। ठीक है। नंबर 5वां पॉइंट है कि स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग। स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का अधिकतम उपयोग किया जाता है। स्वच्छ ऊर्जा में क्या होता है कि जो ईंधन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके इस्तेमाल से हमारा एनवायरनमेंट में नुकसान ना पहुंचे, और क्या है कि हमें जो है आगे भविष्य में उसके कोई नुकसान हमें ना मिले और पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। ठीक है। ऐसे ऊर्जा हैं कौन सी, सौर ऊर्जा हो गई, है ना, पवन ऊर्जा हो गई। तो सौर ऊर्जा में क्या है, सोलर एनर्जी, जो हमें क्या है कि कोई किसी भी प्रकार का हमें इससे पॉल्यूशन नहीं मिलता और कोई भी नुकसान नहीं मिलता। ये सतत है, हमेशा जो है आपको मिलती रहेगी और आप इसका इस्तेमाल करते रहेंगे। ठीक है। पवन ऊर्जा जो वायु से बनाई जाती है, पवन चक्की लगा के, ठीक है, उससे क्या है कि ये कभी ख़त्म होने वाले ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो इनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ये हो गए जैविक विकास के मुख्य तत्व। ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट है कि जैविक विकास के प्रमुख पहलू। पहलू कौन से होते हैं जो प्रोसेस की बात करते हैं, कि नंबर 1 है विकासीय प्रक्रियाएं यानी डेवलपमेंटल प्रोसेस। नंबर 2 है जैविक विकास का अनुक्रम यानी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। नंबर 3 है आनुवांशिक और पर्यावरणीय भूमिका यानी जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल रोल। ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है विकासीय प्रक्रियाएं, जैविक विकास का अनुक्रम क्या है, आनुवांशिक और पर्यावरणीय भूमिका क्या है। ठीक है। नंबर 1 समझते हैं जैव विकास, विकासीय प्रक्रियाएं। तो डेवलपमेंटल प्रोसेस। डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या होती है, यानी कोशिका विभाजन। इसमें पॉइंट वाइज हम बताएंगे आपको कि एक होता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या है कि कोशिकाएं माइटोसिस और मियोसिस के माध्यम से विभाजित होती हैं। जैसे कोशिकाओं का विभाजन होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है माइटोसिस और मियोसिस के नाम पे जो कोशिकाएं होती हैं वो डिवाइड होती हैं। ठीक है। नंबर 2 है कोशिका विभेदन यानी सेल डिफ्रेंसिएशन। सेल डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है कि विशेष प्रकार की कोशिकाएं जैसे त्वचा, मांसपेशी या तंत्रिका कोशिकाएं जो कि विकसित होती हैं। मतलब समझते हैं कि एक त्वचा जैसे हमारी जो स्किन होती है वो ऊपर की लेयर जैसे जब पुरानी हो जाती है तो वो हट जाती है और नई लेयर आती है। ठीक है। जैसे मांसपेशी हो गई, तो मांसपेशी क्या होगा, कभी कोई ख़राब हो जाती है तो उसको जो है हम उतना कट करके निकाल देते हैं, ऑपरेट करते हैं, है ना, सर्जरी जिसमें बोलते हैं कि। तो सर्जरी में क्या होता है कि मांसपेशी का हम लोग काट करते हैं और उसके दोबारा जोड़ देते हैं अगर कहीं पे कोई डिस्ट्रॉय होता है या ख़राब होती है तो। ठीक है। तंत्रिका कोशिकाएं विकसित होना। तंत्रिका कोशिकाओं में क्या होता है कि उसमें तंत्रिका कोशिकाएं भी जो होती हैं वो विकसित होती हैं, यानी सेल डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है। पॉइंट नंबर 3 है कि ऊतकों और अंगों का निर्माण। कि ऊतकों और अंगों की संरचना का संगठन, संरचना और संगठन का विकास, ये होती हैं विकासीय प्रक्रियाएं यानी डेवलपमेंटल प्रोसेस होती हैं। ठीक है। कौन कौन सी, जैसे कोशिका विभाजन, कोशिका विभेदन और ऊतकों और अंगों का निर्माण, ये कहलाती हैं कौन सी, डेवलपमेंटल प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट है जैविक विकास का अनुक्रम यानी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में क्या है, सबसे पहले आता है निषेचन, दूसरा आता है गर्भधारण और तीसरा आता है मैच्योरिटी या परिपक्वता। ठीक है। तो निषेचन में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं, कि जब शुक्राणु और डिंब का मेल होता है, निषेचन कहलाता है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जब शुक्राणु और डिंब का मेल होता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। ठीक है। गर्भधारण यानी एम्ब्रोजेनेसिस को कहते हैं भ्रूण के रूप में कोशिकाओं का विभाजन और अंगों का निर्माण। जब क्या होता है निषेचन के बाद में भ्रूण का बनना जिसको कहते हैं वो कहलाता है गर्भधारण। भ्रूण में क्या होता है कि अंगों का निर्माण होता है और कोशिकाओं का विभाजन होता है। ठीक है। नंबर 3, थर्ड स्टेज है परिपक्वता या मैच्योरिटी। मैच्योरिटी किसको कहते हैं कि जीव अपने वयस्क को प्राप्त करता है। कोई भी जीव है जो अपनी वयस्क रूप को प्राप्त करता है उसको कहते हैं मैच्योरिटी। मैच्योरिटी तब आती है जब हम सभी बातों को समझने लगते हैं, उसको कहते हैं मैच्योरिटी। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि आनुवांशिक और पर्यावरणीय भूमिका यानी जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल रोल। रोल के बारे में समझते हैं। इसमें क्या है कि डीएनए और जीन और पर्यावरणीय प्रभाव। इसमें 2 पॉइंट हैं, डीएनए और जीन और पर्यावरणीय प्रभाव। तो डीएनए और जीन का क्या है कि इसमें जीव के विकास और संरचना का नियंत्रण होता है डीएनए और जीन के द्वारा। ठीक है। जीव के विकास और संरचना का नियंत्रण जो कहता है वो कहलाता है
डीएनए और जीन मतलब करता है, ठीक है। जेनेटिक में क्या होता है कि मतलब जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसफ़र होती है कि जैसे ही हमारी बॉडी है वैसे ही हमारे फादर की होगी, जैसे ही हमारे बच्चे की होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये जेनेटिक मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जीन के द्वारा होता है, ठीक है। अब सेकंड है कि पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरणीय प्रभाव में क्या आता है कि विकास की दर और स्वरूप को प्रभावित करता है पर्यावरणीय प्रभाव, ठीक है। जैसे पोषण, तापमान और अन्य बाहरी कारक। पोषण में जैसे हम लोग पर्यावरण में क्या होता है कि जैसे किसी को खाना कम मिल रहा है या मतलब खनिज लवण कम मिल रहा है तो उसका उस हिसाब से संरचना होगी या स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तापमान कैसा है और अन्य बाहरी कारक, है ना, ये कहलाते हैं पर्यावरणीय प्रभाव, ठीक है। जैविक विकास के उदाहरण, नेक्स्ट में क्या आता है कि जैविक विकास के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले क्या है, मानव विकास। दूसरा है पौधों का विकास। तीसरा है जीवों का जीवन चक्र, ठीक है। तो पहले में जब हम पढ़ते हैं मानव विकास, मानव विकास में क्या है कि भ्रूण के निर्माण से लेकर शिशु, किशोर, वयस्क और वृद्धा तक जो होता है मानव विकास कहलाता है। कि जो जीवन का रहता है कि सबसे पहले बच्चा जब पेट में आता है तो भ्रूण का नाम दिया जाता है, फिर होता है जब पैदा होता है तो उसको कहते हैं शिशु, और फिर जब वो 11 साल 12 साल का होता है तो उसको कहते हैं किशोर। उसके बाद में जब 18 साल का हो जाता है तब कहते हैं वयस्क। 18 साल से ऊपर वाली जो अवस्था होती है 18 से 35 40, है ना, तक एज जो होती है वो होती है वयस्क। इसके बाद में आती है वृद्धावस्था, 50 60 प्लस के ऊपर जो है वो आती है वृद्धावस्था, उसको कहते हैं मानव विकास। इस सीरीज को कहते हैं मानव विकास। सेकंड है पौधों का विकास। पौधों का विकास क्या है कि बीज से अंकुरण, पत्तियों और फूलों का निर्माण। जैसे हम कोई बीज बोते हैं फिर उसमें क्या होता है कि उसका अंकुरण होता है, मतलब अंकुरण क्या है कि छोटा पौधा निकलता है, फिर उसमें पत्तियां आती हैं, फिर क्या है कि फूल आते हैं और फिर उसमें फल आते हैं, उसको कहते हैं पौधों का विकास, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि जीवों का जीवन चक्र। जीवों का जीवन चक्र क्या होता है कि तितली का अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क तितली के रूप में बदलना। तितली क्या होता है कि तितली जो होती है वो अंडे से, अंडा अंडा होता है, फिर वो टूटता है, फिर वो लार्वा का रूप लेता है, फिर उसके बाद में प्यूपा का रूप लेता है और उसके बाद में वो तितली बनती है, ठीक है। इसको कहते हैं जीवों का जीवन चक्र, ठीक है। अब नेक्स्ट है जैविक विकास का महत्व, मतलब ऑर्गेनिक डेवलपमेंट का महत्व क्या है इसके बारे में समझते हैं। कि ये फर्स्ट पॉइंट है कि ये जीव के अस्तित्व और उसकी प्रजाति के संरक्षण के लिए आवश्यक है, ठीक है। इसका महत्व इसलिए है कि यह जीव के अस्तित्व और उसकी प्रजाति के संरक्षण के लिए आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है इसका कि जीव विकास से शरीर की संरचना और कार्य में परिपक्वता आती है, ठीक है। जैविक विकास से क्या होता है, जब जैविक विकास जैसे जैसे होगा वैसे वैसे उसकी संरचना, शरीर की संरचना और कार्य में परिपक्वता यानी मैच्योरिटी आती है, ठीक है। थर्ड है कि यह विकासशील जीवों की विविधता और अनुकूलन क्षमता को समझने में मदद करता है, ठीक है। क्या होता है कि ये जीवों की विविधता यानी विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं उनकी विविधता को और अनुकूलन क्षमता को समझने में मदद करता है, क्या, जैविक विकास, ठीक है। अब हम जैविक विकास आपको पूरी तरीके से समझा समझा चुके हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, और जैसे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, जो आगे पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम्स में आने के लिए जो मतलब अच्छे क्वेश्चंस हैं वो हम लेकर आए हैं। और प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं वही क्वेश्चंस हम आपके सामने रखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे लगेंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएँ, ठीक है, और अंत तक बने रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जॉर्जेस क्यूवियर यानी जो साइंटिस्ट थे, जॉर्जेस क्यूवियर 1828 द्वारा अभिज्ञात 3 विशिष्ट मानव जातियों यानी नस्लों में से नहीं है। तो जॉर्जेस क्यूवियर ने क्या करा था, जाति मतलब 3 मानव जातियों की खोज खोज करी थी, उनके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। उनमें से कौन सी नहीं है। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में क्वेश्चन आया हुआ था ये 2022 में, ठीक है। ऑप्शन ए है लैपलैंड रियोड, ऑप्शन बी है मंगोल कल्प, ऑप्शन सी नीग्रायड, ऑप्शन डी काकेसियाई, ठीक है।
तो मानव प्रजातियों का वर्गीकरण उनके शारीरिक बनावट के विभिन्न लक्षणों जैसे त्वचा का रंग, खोपड़ी की लंबाई, कद, बाल, चेहरे की आकृति, आँखों की बनावट के आधार पर किया जाता है। ठीक है? तो मानव प्रजातियों का वर्गीकरण इसी के आधार पर तो किया जाता है, जैसे बाल लंबे हैं, छोटे हैं, भूरे हैं, काले हैं। ठीक है? उनके शरीर की बनावट कैसी है, खोपड़ी की लंबाई कैसी है, कद अगर ज़्यादा है, लंबा है ना, छोटा है तो बौना हो गया, चेहरे की आकृति गोल है या मोटा हो गया, आंखें भारी भारी हैं, छोटी हैं, पतली हैं। ठीक है? ऐसे आधार पर किया जाता है। फ्रेंच जीव विज्ञानी जो होते थे, कौन थे? जॉर्जेस क्यूवियर ने मानव जातियों को उनके चमड़ी के आधार पर 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से थे? काकेशाइड यानी सफ़ेद, मंगोलायड यानी पीला और नीग्रायड यानी काला। नीग्रो जिसको बोलते हैं अफ्रीका में पाए जाते हैं, है ना। इन्हीं भाषा में जो क्या नाम थे, फ्रेंच जो वैज्ञानिक थे, कौन से? जॉर्जेस क्यूवियर ने 1828 में 3 प्रजातियों को बताया था कि सफ़ेद, पीला और काला। ठीक है? और इन्होंने कौन सा नहीं किया था? वो किया था लैपलैंड रियोड। ठीक है? लैपलैंड रियोड जो जाति थी वो इन्होंने विभाजित नहीं करी थी। ठीक है? राइट ऑप्शन क्या है इसका? लैपलैंड रियोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा किया गया? देखो, वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस, ये मानव का वैज्ञानिक नेम है। ठीक है? अब इसकी खोज जो है किसने करी थी उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए है सी लिनियस, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी मिलर, ऑप्शन डी जी जे मेंडल। तो स्वीडन के जीव वैज्ञानिक कोरोलस लीनियस, ठीक है, कोरोलस लेनियस ने द्वारा होमोसेपियंस यानी आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम शब्द लिया था। तो होमोसेपियंस जो किसने दिया था? सी लिनियस ने। ठीक है? अब हम कुछ जो जीव हैं उनको नाम, जो वैज्ञानिक नाम थे वो किसने दिए थे इसके बारे में समझते हैं। ठीक है? मतलब कौन कौन से उसके वैज्ञानिक नाम है उसके बारे में समझते हैं। जैसे मानव का नाम है, वैज्ञानिक नेम है होमोसेपियंस। बिल्ली का नाम है फेलिस कैटस। ठीक है? मेंढक का नाम है राना टिग्रीना ट्रिगीना। सरसों को ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, धान को ओराइजा सटाइवा, गेहूं को ट्रिटिकम एस्टिवम, आम को मैंगीफेरा इंडिया। ठीक है? ये वैज्ञानिक नाम है और ये पूछे जाते हैं। आपने शायद पहले एग्ज़ाम्स में आपने देखा भी होगा कि ये वैज्ञानिक नेम्स बहुत ज़्यादा पूछे, नीट ईट में तो एग्ज़ाम्स में ये हमने देखे हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है? और बाकी आरआरबी के एग्ज़ाम्स में भी पूछे गए हैं। तो ये जो वैज्ञानिक नेम है इनको आप याद रखिएगा। ठीक है? ये जो हम अंडरलाइन करके दे रहे हैं आपको, ये थोड़ा जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम है, इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो सेंटेंस है वो किसने दिया? ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन डी आर्किमिडीज। ठीक है? सर्वश्रेष्ठ की उत्तरजीविता, इसका अर्थ है सर्वश्रेष्ठ की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यह एक ऐसा वाक्यांश है जो प्राकृतिक चयन के तंत्र का वर्णन करता है। इस वाक्यांश को ब्रिटिश पॉलीमैथ दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। ठीक है? इसका राइट ऑप्शन क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर। अब जो और जो दिए गए हैं, क्या नाम, वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा समझते हैं उन्होंने क्या क्या दिया। चार्ल्स डार्विन को पुस्तक ऑन द ऑरिजिन, ठीक है, ऑफ स्पीसीज को पढ़ने का के बाद, चार्ल्स डार्विन को पुस्तक ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज को पढ़ने के बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले इस वाक्यांश का प्रयोग अपनी पुस्तक जीव विज्ञान का सिद्धांत 1864 में किया था। चार्ल्स डार्विन ने इस वाक्यांश का प्रयोग 1869 में प्रकाशित किया और ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के 5वें संस्करण में किया था। कौन सी? चार्ल्स डार्विन ने क्या करा था? 1869 में अपने 5वीं बुक जो कौन सी थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में
इसका जिक्र किया था। और ये वाक्य दिया किसने था? ये दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है? कौन से अंग हैं जिनकी बुनियादी संरचना और उत्पत्ति जो होती है वो समान होती है और उनके कार्य जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं? ठीक है। ऑप्शन ए समजात, ऑप्शन बी सजातीय समरूप, ऑप्शन सी विषम जातीय, ऑप्शन डी समवृत्ति। ठीक है। तो सबसे पहले है समजात। तो समजात वो अंग होते हैं जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं तथा कार्य भिन्न होते हैं। ठीक है। उनको कहते हैं समजात अंग या होमोलोगस। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या है? पंछी के पंख, घोड़े के अग्रपद और मनुष्य की बाजू और गाय के अग्रपद। ठीक है। समझ गए? मनुष्य की जो बाजू होती है मतलब हाथ होते हैं, पक्षी के पंख उसके समान होते हैं और घोड़े के और गाय के आगे वाले पैर उसी के समान होते हैं। मतलब ये समजातीय होते हैं, अंग होते हैं। जैसे मनुष्य जब कोई कार्य करता है तो हाथों से करता है, पक्षी उड़ते हैं पंखों से। ठीक है। और घोड़ा आगे वाले पैरों से दौड़ता है। ठीक है। वे अंग संरचना में समान हो, होते हैं लेकिन कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं। और जो अंग समान कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान होते हैं और उनकी संरचना और उत्पत्ति संरचना जो होती है वो भिन्न होती हैं, वो कहलाते हैं समरूप। ठीक है। समरूप यानी एनालॉगस ऑर्गन्स कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि कीट के पंख तथा चमगादड़ के पंख, व्हेल का पंख तथा पंछी के पंख। ठीक है। इनकी क्या है कि संरचना भिन्न है लेकिन कार्य सेम है इनका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष हैं, उनमें किस में देखे जा सकते हैं, कहाँ पे हैं ये? ठीक है। होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष जो है वो कहाँ पे देखे गए हैं? ऑप्शन ए उत्तर अमेरिका, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी अफ्रीका। ठीक है। तो मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष अफ्रीका में देखे जा सकते हैं। अभी तक के खोज के अनुसार होमोसेपियंस का उद्भव 2 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका को माना जाता रहा है, लेकिन नई खोज के मुताबिक 3 लाख साल पहले ही होमोसेपियंस के अवशेष जो हैं वो उपस्थित थे। तो मतलब मानव उत्पत्ति जो हुई है वो 3 लाख साल पहले हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जाति मतलब जब कौन सी जाति उद्यान में योगदान नहीं करता है? उद्यान में योगदान नहीं करता है जब मौजूदा जातियों से नई जातियां विकसित होती हैं तब। ठीक है। ऑप्शन ए अपसारी विकास, ऑप्शन बी आनुवंशिक प्रवाह, ऑप्शन सी भौगोलिक पार्थक्य, ऑप्शन डी विभिन्नता। तो अपसारी विकास जाति उद्यान में योगदान नहीं करता है। अपसारी विकास किसी एक पूर्वज जाति के विकास की विकासीय अपसरण को कहते हैं। जैसे क्या होता है एग्जाम्पल, घोड़ा व मृग दोनों धावी प्राणी हैं तथा गिलहरी और प्राइमेट्स वृक्षवासी हैं। क्या होता है कि ये लोग जो होते हैं वो जैसे एक सेम जैसे हैं, घोड़ा और मृग दोनों धावी हैं मतलब दौड़ने वाले हैं। ठीक है। और गिलहरी और प्राइमेट्स जो होते हैं वो वृक्षवासी हैं। मतलब गिलहरी और प्राइमेट्स, गिलहरी एक जीव है और प्राइमेट्स भी एक जीव है, ये दोनों वृक्षवासी हैं लेकिन दौड़ने भागने का ये भी काम करते हैं। ठीक है। ये जाति उद्यान में योगदान नहीं करती है। जैसे जब मौजूदा जातियों में नई जातियां विकसित होती हैं तो इनमें क्या होता है कि नई जातियां विकसित होती हैं लेकिन ये उद्यान में मतलब क्या करते हैं कि योगदान नहीं करते हैं। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हाइब्रिड किसी में किसी का कोई जीन मिला दिया या कोई मतलब डीएनए इसमें ट्रांसफ़र कर दिया तो उसमें क्या है कि उनकी जो प्रक्रिया होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है। ऐसा इन लोगों में नहीं होता है। ठीक है। जो जाति है वो है। नेक्स्ट है, मानव जाति के आनुवांशिक मूल यानी जेनेटिक रूट्स कहाँ मौजूद हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी अमेरिका। अभी हम बता चुके हैं कि मानव जाति के जो मूल रूप हैं वो हमें अफ्रीका में देखने को मिले। कब? 3 लाख साल पहले। तो मानव जाति के आनुवंशिक मूल
अफ्रीका में मौजूद हैं। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार पहला मानव मध्य अफ्रीका में विकसित हुआ तथा यहाँ से पूरे विश्व में फैला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में आपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? आपेरिन एक साइंटिस्ट थे। जीवन की उत्पत्ति के बारे में उनका सिद्धांत जो है किससे संबंधित है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए रासायनिक विकास, ऑप्शन बी भौतिक विकास, ऑप्शन सी जैविक विकास, ऑप्शन डी कृत्रिम विकास। तो जैविक जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपेरिन का सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित है। ऑपेरिन रोम में व हॉल्डेन जैसे इंग्लैंड के अनुसार जीव की उत्पत्ति पहले से अवस्थित जीव रहित कार्बनिक पदार्थ से हुई है। कार्बनिक पदार्थ का निर्माण अकार्बनिक से हुआ। जीवन की उत्पत्ति के विभिन्न मत कौन कौन से हैं? जैसे सौर बीजाणु सिद्धांत, स्वतः जनन सिद्धांत, जीवन जीवोत्पत्ति सिद्धांत और रासायनिक विकास का सिद्धांत। ये कुछ सिद्धांत थे जीवन की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है। तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपरेन का सिद्धांत था कि वो रासायनिक विकास से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? मतलब जो प्रजाति होती हैं उनकी जो संख्या को बनाए रखने के लिए और उनके विलोपन मतलब उन प्रजातियों को खत्म होने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक है, क्या आवश्यक है उसमें? ठीक है। ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी प्रजनन, ऑप्शन सी बचाव बचाव, ऑप्शन डी जो है प्रसार। तो प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए प्रजनन आवश्यक है। प्रजनन में क्या होता है कि यही कोई प्रजाति अगर खत्म हो रही है, विलुप्त हो रही है, तो उसको रोकने के लिए आपको प्रजनन कराना पड़ेगा। प्रजनन में क्या है कि उसकी संख्या को लगातार अगर उनके बच्चे होते रहेंगे या उनकी संख्या बढ़ती रहेगी, तो अगर बड़े वाले जो जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, एज ख़त्म हो जाती है, तो कुछ एक्सपायर हो रहे हैं, उनकी प्रजातियाँ अगर ख़त्म हो रही हैं, अगर प्रजनन नहीं होगा तो वो एक समय के बाद विलुप्त हो जाएंगी। तो प्रजनन अगर एक प्रक्रिया है, इससे अगर क्या होगा कि कोई भी प्रजाति विलुप्त नहीं होगी और उनको जो है वो बनी रहेंगी। अगर यदि कोई प्रजाति प्रजनन करने में सक्षम नहीं है तो वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। किसी प्रजाति के विलोपन से पारिस्थितिकी तंत्र में जो अस्थिरता है वो आ जाती है। अस्थिरता पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है कि जैसे अगर कोई प्रजाति को जैसे शाकाहारी फिर मांसाहारी फिर सर्वाहारी ऐसे है, तो अगर शाकाहारी प्रजाति खत्म हो जाएगी तो मांसाहारी क्या खाएगा, और वो शाकाहारी खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, पेड़ पौधे जो शाकाहारी खाते हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है। फिर मांसाहारी जो शाकाहारी को खाते हैं, तो शाकाहारी मांसाहारी अगर ख़त्म हो जाएंगे तो शाकाहारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है। और अगर सर्वाहारी ख़त्म हो गए जो मांसाहारी को भी ख़त्म कर जाते हैं, तो ऐसे क्या है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आद्य वायुमंडल कम हो रहा था, क्यों? ठीक है। आद्य वायुमंडल क्या होता है कि जिसमें वायुमंडल में हाइड्रोजन या मतलब पानी की मात्रा आर्द्रता वाली जिसमें नमी होती है वो वायुमंडल कम हो रहा है। क्यों? क्यों कम हो रहा है हाइड्रोजन की वैसे वाला? तो ठीक है, तो उसके कारण देना है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन परमाणु कुछ ही थे, ऑप्शन बी हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, ऑप्शन सी ऑक्सीजन परमाणु अधिक थे, ऑप्शन डी नाइट्रोजन परमाणु अधिक थे। तो आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। ठीक है। तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर वातावरण की ऐसी स्थिति है जिसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण ऑक्सीकरण रुक जाता है और ऑक्सीकारक गैसें जैसे हाइड्रोजन जलवाष्प सक्रिय हो जाती हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे जलवाष्प तभी बनती है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, लेकिन ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है। और हाइड्रोजन अधिक सक्रिय है, तो क्या होगा कि आद्य जो वायुमंडल है वो कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवधारियों में नई प्रजाति को क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है? नई प्रजाति बनाना है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जीन्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं, एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में जीन इंटरसेक्ट करते हैं और उसमें नई प्रजाति का निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए द्विवर्ण अणुओं का विभाजन, ऑप्शन बी निषेचन, ऑप्शन सी बंडिंग, ऑप्शन डी पुनर्जन्म जनन। ठीक है।
तो द्विवर्ण जो अणुओं का विभाजन होता है वो प्रक्रिया से नई प्रजातियों का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से सबसे अधिक होती है। ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जीन के नए संयोग बनते हैं। क्रॉस क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, से नर एवं मादा गुणसूत्रों के क्रोमैटिड खंडों में अदला बदली होती है। इससे माता व पिता के गुणों के नए संयोग बनते हैं। अतः अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप नए युग्मक समान नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें जीन्स के नए संयोग बन जाते हैं। इससे जीवों के विकास क्रम में सहायता मिलती है। क्या होता है कि जैसे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि नई प्रजाति ऐड करी जाती है एक पहले से प्रजाति, तो जो हाइब्रिड बीज बन जाता है, ठीक है, उससे क्या है कि नई प्रजाति बन जाती है। यही होता है क्रॉसिंग ओवर करने से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? ऑप्शन ए प्राकृतिक चयन, ऑप्शन बी उत्परिवर उत्परिवर्तन, ऑप्शन सी पुनर्संयोजना, ऑप्शन डी नॉन रैंडम मीटिंग। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? नई प्रजातियों का विकास की बात कर रहा है। तो आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीन्स में साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं। जैसे जीन्स में परिवर्तन साधारण कर दिया कि एक जीन में दूसरे जीन की मिलावट कर दी, क्रॉसिंग ओवर कर दिया। ठीक है। इससे उनमें उनमें जो होती हैं विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टता वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण के द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। नई जातियों की उत्पत्ति जो होती है वो क्रॉसिंग ओवर, जीन्स का क्रॉसिंग ओवर जब होता है उसमें क्या होता है कि नई प्रजातियों का उत्पत्ति होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे टायरंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? किसे टायरंट लिजार्ड किंग कहते हैं? ऑप्शन ए प्रोटो सेराटॉप्स, ऑप्शन बी टायरेने टायरेनोसारस रेक्स, ऑप्शन सी डिप्लोडॉक्स, ऑप्शन डी कॉम्सोग्नैथस कॉम्सोग्नैथस। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि टायरंट लिजार्ड किंग किसको कहते हैं? तो जो टायरंट दिया है तो टायरनोसॉरस रेक्स से की लिया गया है शब्द। तो टायरेनोसारस लुप्त डायनासोर की एक प्रजाति है। इसे टायरंट लिजार्ड किंग कहा जाता है। डायनासोर की एक लुप्त प्रजाति है। ठीक है। क्योंकि यह जमीन पर रहने वाला सबसे विशालकाय जानवर होता है डायनासोर। ठीक है। इसकी लंबाई 12.8 मीटर यानी 42 फीट थी। इसके अवशेषों के आधार पर यह 6.67 से 6.55 करोड़ वर्ष पहले तक पाया जाता था। मतलब ये मानव से पहले, मतलब बहुत पहले, करोड़ों वर्ष पहले, ठीक है, तक तब पहले ये पाया जाता था। और इसकी लंबाई कितनी होती थी? 42 फीट तक। तो ये सबसे विशालकाय जानवर था डायनासोर, जो अब ये लुप्त हो गया है, अब ये नहीं मिलता है। ठीक है। ये क्या था? टायरंट लिजार्ड किंग। ये क्या है? टायरनोसारस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम यानी होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? इसका अर्थ बताना है। ऑप्शन ए एरेक्ट होमिनिड, ऑप्शन बी लार्ज ब्रेन्ड होमिनिड, ऑप्शन सी बाईपीलड पीडल होमिनिड, ऑप्शन डी वाइज होमिनिड। ठीक है। तो मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम यानी होमोसेपियंस का अर्थ है ज्ञानी मानव। ज्ञानी मानव को इंग्लिश में कहते हैं वाइज होमोनिड। ठीक है। होमोसेपियंस के में प्रथम शब्द होमो जो है वंश यानी जीनस जीनस को, तथा सैपियंस यानी स्पेसी जो स्पीसीज यानी जाति को प्रदर्शित करता है। मानव स्तनी वर्ग के प्राइमेट्स गुण का सदस्य है, जिसमें बंदर, कपी एवं मानव जैसे विकसित जंतु होते हैं। इन सब में मानव सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं, अतः इन्हें ज्ञानी मानव कहा जाता है, जो कि वाइज होमिनिड इनको बोलते हैं। होमोसेपियंस का मतलब है वाइज होमिनिड। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स क्या थे? होमिनाइड्स क्या थे? प्रारंभिक होमिनाइड्स की बात कर रहा है। ठीक है। ऑप्शन ए अगेस्टरलाइन, ऑप्शन बी क्रोमैग्नन, ऑप्शन सी लिएंडरथल, ऑप्शन डी प्रोकांसल। ठीक है। तो होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स को क्रोमैग्नान मानव थे। ठीक है। इसकी उत्पत्ति आज से 35 से 50,000 वर्ष पूर्व आदि निएंडरथल से हुई थी। आदि निएंडरथल से क्रोमैग्नन जो थे वो मानव थे, उनकी प्रजाति है होमोसेपियंस। ठीक है। होमोसेपियंस की जो पहले की प्रजाति प्रारंभिक होमिनाइड्स जो थे वो कहलाते थे क्रोमैग्नन। ठीक है। क्रोमैग्नन मानव के अस्थि पंजर जो है वो फ्रांस में मिले थे। आधुनिक वैज्ञानिक इसे वर्तमान मानव यानी होमोसेपियंस का अंतिम यानी सीधा पूर्वज जो आधुनिक मानव की उपजाति और होमोसेपियंस फॉलिसास मानते हैं। ठीक है। तो होमोसेपियंस की जो प्रारंभिक होमिनाइड्स थे वो थे क्रोमैग्नन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? जो विकास सिद्धांत है, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट है, उसका सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन डी आइजैक न्यूटन। तो जैव विकास का सिद्धांत जो है वो चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित किया गया। चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास की व्याख्या अपनी पुस्तक अंग्रेजी में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में व्यक्त की है। ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने एक बुक जो लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है। उसमें दिया गया था विकास के सिद्धांत यानी ऑर्गेनिक डेवलपमेंट। ठीक है। जैव विकास का सिद्धांत प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास या डार्विनवाद जो है वो कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंथ्रोपाइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? एंथ्रोपाइड जो थी उसमें 3 फैमिली थी। ठीक है। उनके बारे में बताएंगे अभी। तो उनमें से कौन सा एक नहीं है? ऑप्शन ए नए जमाने के बंदर, ऑप्शन बी पुराने जमाने के बंदर, ऑप्शन सी होमिनाइड्स, ऑप्शन डी एंथ्रोपिथेक्स। ठीक है। तो मानव जो थे वो एंथ्रोपाइड पूर्वज के सर्वाधिक विकसित 3 वंश कौन कौन से थे? नंबर 1 बंदर वंश, नंबर 2 कपि वंश, नंबर 3 मानव वंश। तो इसका जो एंथ्रोपाइड्स के 3 जो सुपर फैमिली में से एक नहीं था वो क्या था? एंथ्रोपिथेकस नहीं था। ठीक है। एंथ्रोपिथेकस नहीं था। ठीक है। अब इनके 3 सुपर फैमिली थी वो कौन कौन सी थी? बंदर वंश। तो बंदर वंश का है कि आज से लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व इयोसीन युग में अंतिम चरण में 2 दिशाओं की उत्पत्ति हुई। कौन कौन सी? नई दुनिया मतलब दक्षिणी व मध्य अमेरिका के बंदर, व पुरानी दुनिया अफ्रीका और एशिया के आदि बंदर कहा गया। ठीक है। तो नई जमाने के बंदर जो थे वो कहाँ थे? दक्षिणी और मध्य अमेरिका में। और आदि बंदर जो पुराने वो थे अफ्रीका और एशिया में। यानी ये पाए गए थे 4 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है। अब आते हैं कपिवंश। कपिवंश में क्या था? ओलिगोपिथेकस के जीवाश्म से पता चलता है कि कपिवंश व मानव वंश की शाखा 3 करोड़ वर्ष पूर्व बंदरों की वंश से पृथक हुआ है। इन्हें आदि कपि भी कहा जाता है। ठीक है। आदि कपि किसको कहा जाता है? 3 करोड़ वर्ष पूर्व जो बंदर थे, बंदरों के वंश से ही मानव बना है। ठीक है। अब नंबर 3 है मानव वंश। मानव वंश क्या है? आदि कपियों से आदि मानव पूर्वज के उदय का मूल आधार बना। आदि मानव जो था वो आदि कपि वंश से बना है, और आदि कपि था वो आदि बंदरों के वहाँ उससे बना था। तो सबसे पहले मानव था वो बंदर ही था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2015 में जीनस होमो की नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केज सिस्टम, क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड और दक्षिण अफ्रीका के दीना लेडी चैबर में की गई थी। ठीक है। तो इसमें क्या किसने मतलब वो करा था? कौन किसने ये प्रजाति की खोज करी थी? ऑप्शन ए
होमो नलेडी ने, ऑप्शन बी होमो इरेक्टस ने, ऑप्शन सी होमो हैबिलिस ने, ऑप्शन डी होमो रुडोल्फेंसिस ने। तो 2015 में होमो नलेडी ने जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केज सिस्टम, क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड और दक्षिण अफ्रीका के दीना लेडी चैम्बर में की गई थी। किसने करी थी? होमो नलेडी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अंगों में कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी होता है, ठीक है। तो अवशेषी क्या होता है कि जो अवशोषित करता है, वो कौन सा अंग नहीं है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी अकलदाड़, ऑप्शन डी सी अपेंडिक्स, ऑप्शन डी कान की मांसपेशियाँ। अवशेषी में क्या होता है कि जो सिकुड़ती हैं और बढ़ती हैं, ठीक है। ऐसी दाढ़ मतलब ऐसी जो वो क्या नाम है अंग जो जो है बाद में आता है, या मतलब क्या होता है कि जिसमें अवशोषण की प्रक्रिया नहीं होती है, वो बताना है, ठीक है। तो अकलदाढ़, अपेंडिक्स तथा कान की मांसपेशियाँ मानव के अवशेषी अंग होते हैं, जबकि मस्तिष्क मानव में अवशेषी अंग नहीं होते हैं। मस्तिष्क जो होता है वो अवशेषी अंग नहीं होता है, ठीक है। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चैनल को प्रमोट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।